100 बैगर्स यानी ऐसे स्टॉक जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 100 गुना रिटर्न दिया है। दोस्तों सोच के देखिए कि अगर हमें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टॉक मिल जाए तो हमारी तो पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। दोस्तों क्रिस्टोफर मेयर जो इस बुक के ऑथर है, उन्होंने 1962 से लेकर 2024 के बीच में एक स्टडी करी थी और उन्होंने वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 100 गुना या उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। इतनी सारी रिसर्च करने के बाद उनके पास एक लिस्ट आई जिसमें 365 स्टॉक्स थे और जब उन्होंने इन स्टॉक्स को डिटेल में स्टडी किया तब उन्होंने पाया कि इन सारे स्टॉक्स में कुछ चीज़ें कॉमन है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको भी एक बेटर इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 75% लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों 100 बैगर इस बुक की लर्निंग्स को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है जो आपको भी एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने में मदद करेंगे। और साथ ही वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक बोनस टिप भी रखी है जो आपको शायद 100 बैगर तो नहीं लेकिन एक 5 बैगर या 10 बैगर स्टॉक ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों 100 बैगर्स इस बुक से हमारी सबसे पहली लर्निंग है प्रेफर कंपनीज दैट आर स्मॉल इन साइज, यानी ऐसी कंपनीज को चूज करें जो अभी भी काफ़ी छोटी है साइज में और जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि ये दो कंपनीज हैं ए और बी, और ये दोनों कंपनीज जो है वो ज्वेलरी के स्टोर्स चलाती है। ठीक है, एक कंपनी ए जो है वो थोड़ी पुरानी कंपनी है और उसके ऑलरेडी 100 स्टोर्स मौजूद है, वेराज जो कंपनी बी है उसने रिसेंटली स्टार्ट करा है और इस पॉइंट पे सिर्फ उसका एक ही स्टोर है। ठीक है, एक ही ज्वेलरी स्टोर है। तो दोनों कंपनीज जो है वो अगले साल खुद को एक्सपांड करने का सोचती है। तो कंपनी ए जो है वो नेक्स्ट ईयर 10 स्टोर्स को ऐड करने का सोचती है, वेराज जो कंपनी बी है वो क्योंकि नई है तो वो सिर्फ एक और नया स्टोर खोलने की कोशिश करती है, +1 स्टोर वो एक खोलती है। तो इसके अगले साल उनके रेवेन्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? कंपनी ए जिसके ऑलरेडी 100 स्टोर्स हैं, जब वो नए 10 स्टोर्स खोलेगी तो उसका रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 10% से बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरे साइड पे जो कंपनी बी है, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो ही डबल हो रहे हैं, तो इस हिसाब से उस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी डबल हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ होगी। तो अगर ये कंपनी इस दोनों स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती तो कंपनी ए का जो शेयर है वो शायद 10% से बढ़ता, वेरस कंपनी बी का जो शेयर है वो शायद 100% से बढ़ता। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्यों एक छोटी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ करने की पोटेंशियल होती है और क्यों वो इतना फास्ट ग्रो कर पाती है। वैसे ही अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊँ तो रिलायंस ये जो कंपनी है उसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है जो कि है अराउंड 17 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, 17 लाख करोड़ रुपीज़। तो और दूसरी ओर हम सोचते हैं कि एक दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है वो सिर्फ इस पॉइंट पे 5,000 करोड़ रुपए है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या रिलायंस की 100 गुना होने की पोटेंशियल ज़्यादा है या एक ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ 5,000 करोड़ मार्केट कैप है उसकी 100 टाइम्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली जिस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है उसकी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब दोस्तों मैं ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि एक बड़ी कंपनी कभी भी मल्टी बैगर स्टॉक नहीं बन सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी होने की काफ़ी कम होती है। वैरस एक छोटी साइज़ कंपनी, क्योंकि वो उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल अभी भी काफ़ी बची हुई है, वैरस एक जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जिसका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है उसके लिए ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। इसी से जुड़ी हुई हमारी दूसरी लर्निंग है बाय हाई ग्रोथ कंपनीज दैट कैन हैव हाई रिटर्न ऑन इक्विटीज़ फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी ऐसी कंपनीज जिनमें एक हाई ग्रोथ होती रहे काफ़ी लंबे टाइम तक और वो जो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं उसको वो री इन्वेस्ट करके और हाई रिटर्न्स कमा पाए। तो इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। दोस्तों सोचिए कि ये दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए जो है वो अपने प्रॉफिट्स को 10% से बढ़ाती है, वैरस जो कंपनी बी है वो हर साल अपने प्रॉफिट्स को 20% से बढ़ा रही है। तो आप खुद सोच के देखिए कि आपको किस स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऑब्वियसली कंपनी बी के, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसी हिसाब से उसके शेयर प्राइस में भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये हाई ग्रोथ वाली कंपनीज हमें मिलेगी कहाँ से? तो इसके लिए आपको एक तो ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिसका इस पॉइंट पे जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी कम है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंट्स इंडस्ट्री की बात करूँ तो एशियन पेंट्स जो है उसका मार्केट शेयर जो है इस पॉइंट पे 50 to 60% के आसपास है,
लेकिन अगर कोई नई कंपनी आती है मार्केट में जिसका इस पॉइंट पे सिर्फ 1% मार्केट है, तो उस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ करने की और ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने की पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू एशियन पेंट्स। दूसरा तरीका जिससे हमें एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी मिल सकती है वो तब है कि जब उस इंडस्ट्री में उसी हिसाब से एक हाई ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट हो। तो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि एयरलाइन जो इंडस्ट्री है, इंडिया में आज सिर्फ 3% के अराउंड लोग एयरलाइन इंडस्ट्री को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनती जाएगी वैसे ही एयरलाइन सेक्टर का जो यूजेज है वो इंडिया में बढ़ेगा और उसी हिसाब से ज़्यादा लोग एयरलाइन को यूज़ करना प्रेफर करेंगे और इस सेक्टर में ग्रोथ होगी। और अगर मैं इसी का अपोजिट देखूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये कंपनी है जो शैम्पू और साबुन वगैरह बनाती है, तो ये उस सेक्टर में ऑपरेट करती है जहाँ पे अभी भी इतनी ग्रोथ की पोटेंशियल नहीं बची हुई है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान अगर पहले 1 महीने में 1 शैम्पू यूज़ करता था तो वो कुछ साल बाद 1 महीने में 2 या 3 शैम्पू यूज़ करने लग जाए। और इसीलिए ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज़ हैं इनमें उतनी ही ग्रोथ पॉसिबल है जितनी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। और एक इंडस्ट्री जिसमें हाई ग्रोथ होने की पोटेंशियल है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोस्तों जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस कम होने लग जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सारे बड़े इश्यूज़ हैं और विदाउट अ चॉइस हम सबको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा सारी कंट्रीज़ को। तो तब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं हो सकता है उनमें एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ देखने को मिले। अब आते हैं हाई आरओई वाले पार्ट पे। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है ये हमने फाइनेंशियल रेशियोज वाले वीडियो में कवर किया है जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हाई आरओई होना क्यों ज़रूरी है? तो इमेजिन कीजिए कि किसी कंपनी के इन्वेस्टर्स ने जो है उस कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उस कंपनी का आरओई 20% है, यानी वो नेक्स्ट ईयर जो है कंपनी उस 100 रुपये पे 20 रुपये कमाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के एंड में उस कंपनी के पास 120 रुपये बचेंगे और अगर वो फॉर एग्जांपल इस पैसों का यूज़ करके वो इस पर 20% कमाती है तो उस साल के एंड में वो कंपनी 24 रुपये कमाएगी, जिसके बाद उस कंपनी के पास टोटल 144 रुपीज़ बचेंगे। और अगर ऐसे ही वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जाएगी, यानी वो पैसा फिर से बिजनेस में डालेगी और उस पर वो हाई रिटर्न्स जनरेट कर पाएगी, तो हमें भी एज स्टॉक इन्वेस्टर्स उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। 100 बैगर्स इस बुक की तीसरी बड़ी लर्निंग है बाय कंपनीज दैट हैव लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी ऐसी कंपनी जिनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम हो। ऐसा क्यों, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि ये 2 शॉप्स हैं, दोनों शॉप जो है वो साल का 1 लाख रुपए कमाती है, ठीक है। शॉप ए और शॉप बी ये दोनों साल का 1 लाख रुपए कमाती है और शॉप ए का जो ओनर है वो आपको ये बोलता है कि वो आपको शॉप 10 लाख रुपए में बेचने के लिए रेडी है। वेरएस जो शॉप बी का जो ओनर है वो बोलता है कि मैं इस शॉप को 20 लाख रुपए के नीचे नहीं बेचूंगा। तो आप उस पॉइंट पे किस शॉप को खरीदेंगे? ऑब्वियसली शॉप ए को, क्योंकि वो आपको 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे मिल रही है, यानी 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए आप उसको 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी है। वेरएस जो शॉप बी है वो 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे मिल रही है आपको, क्योंकि 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आप उसको 20 लाख रुपए में खरीद रहे हो। तो दोस्तों ऐसा होना स्टॉक मार्केट में काफ़ी कॉमन है कि सेम इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आईटी में एक कंपनी हो सकता है 20 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे अवेलेबल हो, वेरएस दूसरी कंपनी 60 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे अवेलेबल हो। अब इन कंपनीज में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट हो गया, या फिर कंपनी के जो प्रोमोटर्स की क्वालिटी है वो कैसी है, या फिर कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन बाय चांस अगर दोनों कंपनीज काफ़ी सिमिलर है तो उस केस में क्या होगा कि मैं आपको इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूँ। तो जो शॉप ए का ओनर है जो आपको 10 लाख रुपए में बेचने के लिए रेडी था, वो बोलेगा कि मैं भी अपनी शॉप का जो प्राइस है वो 20 लाख रुपए कर रहा हूँ। या फिर अपोजिट साइड में ये होगा कि जो शॉप ओनर 20 लाख रुपए में अपनी शॉप को बेच रहा था वो बोलेगा कि मैं अपनी शॉप को 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। या एक तीसरा तरीका ये है कि दोनों शॉप के जो ओनर्स हैं वो 15-15 लाख रुपए में अपने शॉप्स को बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में यही होगा, इसको बोला जाता है मीन रिवर्जन, यानी अगर दोनों कंपनीज काफ़ी सिमिलर है तो उनके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी जो है वो लॉन्ग टर्म में मैच करेंगे। तो आपके मन में सवाल आएगा कि किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आखिर बढ़ेगा क्यों? तो इसके पीछे कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें सडनली एक जंप देखने को मिले। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी कंपनी है उसको बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए तो इस वजह से उस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे
तो उसका जो पी रेशियो है, जो हो सकता है पहले 20 था, वो बढ़ के 30 हो जाए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि कंपनी जो है वो नए मार्केट सेगमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करती है, वो हो सकता है यूएस, यूरोप में अपने ऑफिसेस खोले, तो एक्सपांशन की वजह से उस कंपनी के जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है उसमें एक जंप देखने को मिले। दोस्तों दूसरा और तीसरा पॉइंट, यानी अगर हमें किसी कंपनी में हाई ग्रोथ और वो कंपनी हमें लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे मिल जाए, तो उस कंपनी में हमारी रिटर्न की पॉसिबिलिटी डबल हो जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है ट्विन इंजन। ये कैसे होता है वो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है, उसका 2020 में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो था 20 टाइम्स और उसका अर्निंग पर शेयर, यानी हर एक शेयर पे वो कंपनी कितना अमाउंट कमाती है, वो था 10 रुपये। यानी उस पॉइंट पे उस कंपनी का जो प्राइस था, शेयर प्राइस था, वो था 200 रुपये। लेकिन अब आते हैं 2025 में, उस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ के हो गई है 30 रुपीज़ पर शेयर और उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो एक्सपांड होके हो गया है 40 गुना। यानी इस पॉइंट पे उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हो जाएगा 1200 रुपये। तो अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 3 गुना हुआ है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक्सपांड होने की वजह से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो दुगना हुआ है। यानी इन दोनों फैक्टर्स की वजह से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 6 गुना हो गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट में कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल टाटा इलेक्सी ये कंपनी है, इस कंपनी का आप देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो 2020 में जो है वो अराउंड 21.5 रुपीज़ था। लेकिन अगर हम करेंटली देखें तो वो है अराउंड 43। यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की वजह से उस स्टॉक में एक 2x जंप आया है। वैसे ही अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो प्रॉफिट जैसे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्रॉफिट 290 करोड़ से बढ़ के 800 करोड़ के आसपास हो गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप। और अगर हम इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखें तो वो ऑलमोस्ट 850 से बढ़कर 5500 के आसपास है, यानी एक 6x जंप। तो दोस्तों यही होता है, जब एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक्सपांड होता है तब उसमें हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 100 बैगर्स इस बुक की हमारी चौथी लर्निंग है बाय हाई क्वालिटी बिजनेसेस। हाई क्वालिटी बिजनेस का मतलब एक तो उस बिजनेस में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, प्लस जो उस कंपनी की मैनेजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एग्जांपल है ब्रांड। तो फॉर एग्जांपल एप्पल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी प्रीमियमली प्राइस करता है एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स, लेकिन फिर भी लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी है। इसका रीज़न ब्रांड पावर। वैसे ही अगर हम दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखें तो वो है नेटवर्क इफेक्ट्स। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 10 साल पहले जो है वो हाइक मैसेंजर, वी चैट और तरह तरह के मैसेंजर ऐप्स थे, लेकिन आज सिर्फ व्हाट्सएप एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे आपके अगर सारे रिश्तेदार व्हाट्सएप ही यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी नेचुरल है कि आप भी अपना अकाउंट जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप में खोलेंगे। इसी को बोला जाता है नेटवर्क इफेक्ट। वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी पहली प्रेफरेंस शायद naukri.com या लिंक्डइन होगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटर्स हैं वो इन्हीं ऐप्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों तीसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो किसी बिजनेस को क्वालिटी बनाता है वो है स्विचिंग कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल एक बैंक का केस लेते हैं, तो अगर आप किसी बैंक में एक अकाउंट खोल लेते हैं तो काफ़ी लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही बैंक अकाउंट के साथ चला लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नए बैंक में अकाउंट खोलना, उसमें मिनिमम बैलेंस रखना, उसके फिर एनुअल चार्जेस भी होते हैं, SMS चार्जेस वगैरह, वो पे करना, तो ये सारी काफ़ी झंझट है। इसलिए हम जो है जब किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हम स्विच नहीं करते हैं इतना आसानी से। अब आते हैं हम लोग एक हाई क्वालिटी बिजनेस के दूसरे एस्पेक्ट पे, जो कि है मैनेजमेंट। तो दोस्तों ऑथर जो है वो ये बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स यानी किसी कंपनी को के मालिक जो हैं वही उसके डे टू डे ऑपरेशंस को चलाते हैं तो उस कंपनी में एक हाई रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं उनका खुद का पैसा लगा होता है उस बिज़नेस में, और वो अगर उस कंपनी को चलाते हैं तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसे डिसीजंस लेंगे, क्योंकि वो खुद को तो नुकसान कराएंगे नहीं, तो ऐसे डिसीजंस लेंगे जो उस बिज़नेस को फास्ट ग्रो करने में मदद करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि जो कंपनीज प्रोफेशनली मैनेज होती है उनकी मैनेजमेंट काफ़ी कंजर्वेटिव डिसीजंस ले सकती है जो उस बिज़नेस को ग्रो करने में इतना मदद ना करे। दोस्तों 100 बैगर्स इस बुक से हमारी 5वीं बड़ी लर्निंग है लॉन्ग होल्डिंग पीरियड। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो भी स्टॉक्स 100 टाइम्स या उससे ज़्यादा हुए थे उनको ऑन एवरेज कितना टाइम लगा था 100 टाइम्स होने के लिए? आंसर है 26 ईयर्स। यानी किसी इंसान को उस स्टॉक को 26 साल तक होल्ड करे रखना होता अगर उसको 100 गुना रिटर्न कमाना होता। लेकिन क्या हम में सच में इतना पेशेंस है?
क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा क्रैशेस तो आते रहेंगे। आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी बार 50% या उससे ज़्यादा से डाउन होगा। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक को कितना रिटर्न देना पड़ेगा हर साल उसको 100 बैगर बनने के लिए। तो अगर वो साल का 14% रिटर्न देता है तो उसको 35 साल लगेंगे। अगर वो 20% रिटर्न देता है तो वो 25 साल में 100 बैगर स्टॉक बनेगा। और अगर वो 36% रिटर्न देता है कंटिन्यूसली 15 साल तक, तब वो जाकर 100 बैगर बनेगा। इसलिए अगर हमें स्टॉक मार्केट में एक मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे पास होनी चाहिए वो है पेशेंस। अब फाइनली हम आते हैं उस बोनस टिप की तरफ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो कि है टर्न अराउंड स्टोरीज। यानी ऐसी कंपनी जो इस पॉइंट पे अभी प्रॉब्लम में चल रही है कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन हो सकता है आगे जाकर वो कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उस कंपनी में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले। तो इसका एक एग्जांपल है टाटा मोटर्स का शेयर। ये जो कंपनी है वो 2015 से लेकर 2020 के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम में थी, क्योंकि इसका जो जैगुआर लैंड रोवर वाला बिजनेस है उसमें दिक्कतें आ रही थी ब्रेग्जिट की वजह से, फिर चाइना में स्लो डाउन की वजह से। तो इन सारी रीजंस की वजह से, प्लस जो कंपनी पे कर्जा है वो भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इन सारे रीजंस की वजह से टाटा मोटर्स में एक प्रॉब्लम आई थी इस फेज़ में। और इसी हिसाब से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर के 60 रुपये पे पहुंच गया था मार्च 2020 में। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कंपनी ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, अपने डेट को कम किया, तो आज यानी 2025 में उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 600 रुपये के ऊपर चल रहा है। यानी पिछले 5 साल में 10 गुना से ज़्यादा का जंप। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी सक्सेसफुली टर्न अराउंड कर पाई। ऐसे ही एक सेक्टर के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो हमें लगता है कि 2025 में एक टर्न अराउंड दे सकता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आपकी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल स्टॉक आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है और उसमें आपने कितना रिटर्न कमाया है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।